नमस्ते दोस्त, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस भर्ती 2023 के अंतर्गत अगर आप रेडियो ऑपरेटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके प्लस साइंस की बेहतरीन क्लास शुरू हो चुकी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक मित्र ने हमारे पास कमेंट्स किया, सर इसकी प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो देखिए मित्र, इसकी प्लेलिस्ट जो है पहले से ही क्रिएट की जा चुकी है। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर जीके प्लस साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारी क्लासेस हो रही है, उन सभी की प्लेलिस्ट आपको वहाँ से मिल जाएगी। क्लास में और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आप सभी मित्र के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए 5000 जीके क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी इसे परचेज़ करते हैं तो आपको मात्र 39 रुपये में यह ई बुक मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ई बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो UPI ID है पूजा BCIT05@OKSBI। यहाँ पे आपको मात्र 39 रुपये पे करके इसे परचेज़ कर लेना है, या फिर व्हाट्सएप नंबर है 8948667652। यहाँ से आप व्हाट्सएप करके भी ई बुक को परचेज कर सकते हैं। आप सभी के लिए 60% का डिस्काउंट अभी है। अगर आप अभी परचेज करते हैं तो आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन क्लास को। जीके और साइंस दोनों कंप्लीट करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश। आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपसे पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो भी हमारे प्यारे मित्र क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दे रहे हैं, NH2। NH2 जो है गाइस, ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये NH2 है गाइस, ये इसका जो गाइस यहाँ पर नाम है, यानी कि NH2 का इसका नया नाम जो है ये है NH19। ठीक है, और ये जो है ये दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। अब गाइस, अगर बात करें कि भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH7, जिसे NH44 के नाम से भी जाना जाता है, आपको भी पता होगा। और ये जो है गाइस, ये उत्तर में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, ठीक है, दक्षिण के कन्याकुमारी तक जाता है। NH7 यानी NH44, ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महाकवि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे कि महाकवि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था। देखिएगा, इसमें आपको बता दूं कि अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पर हमारे क्यूज भी होती है, आप जाकर के वहां पर क्यूज भी कर सकते हैं और उससे आपकी और भी बेहतर प्रैक्टिस हो सकती है। देख लीजिए, महाकवि सूरदास जी के गुरु का नाम पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो भी हमारे प्यारे मित्र दे रहे हैं, वल्लभाचार्य। वी आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सूरदास जी की रचना आप याद रखिएगा, सूर साहित्य, साहित्य लहरी, सूर सागर, ये जो है ये सूरदास जी की रचना है। ओके, अगला आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। और आप ये भी बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान लोकायुक्त हैं ये कौन है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर दीजिए कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। देखिएगा, इसमें आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल जो हैं ये प्रथम लोकायुक्त थे। और अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान जो है वो है संजय मिश्र। कौन है? संजय मिश्र। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर जो हो जाएगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर दे रहे हैं 1963 में। डी आंसर जो भी दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, ये आप जल्दी जल्दी बताइए। इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि चिंतामण के रचनाकार कौन है। चिंतामण के रचनाकार कौन है।
देख लीजिए, मैं आपको बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बस्ती जिले में। और चिंतामण के रचनाकार भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि निबंध है, आप ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी में भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, आइए अगला कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थी, और इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो देखो मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल की बात की गई है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सरोजनी नायडू, जो है ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल है। ये उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि गाइस अगर कहा जाए पूरे भारत की प्रथम राज्यपाल कौन है तो वो गाइस सरोजनी नायडू ही आप बताइएगा, ठीक है। और अगर गाइस कहा जाए कि वर्तमान में कौन है तो आपको पता होगा कि वर्तमान में है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ये जो है ये वर्तमान में है। और जो गाइस उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री थी महिला में, वह थी सुचेता कृपलानी, आप ये भी याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन से युद्ध किया था। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन से युद्ध किया था। मैं आपको बता दूं कि बच्चे कह रहे थे कि करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन लाओ। देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर से संबंधित बहुत आ जाएंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, बहुत आ जाएंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन के अलावा आपका करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो गाइस मैं आपका करंट अफेयर भी कंप्लीट करवा दूंगा। आप करंट अफेयर को लेकर के चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है। 1-1.5 महीने का करंट अफेयर आपका एग्जाम में आएगा तो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए करंट अफेयर को लेकर के। आप पहले जीके और साइंस से दोनों कंप्लीट कीजिए। और हिंदी भी आपको पता है कि शाम 6 बजे मिलती है, और जो आप ये क्लास देख रहे हैं ये शाम 7:30 बजे आपको मिलती है। रीजनिंग की क्लास आपको 10:30 बजे मिलती है, और गाइस मैथ की क्लास आपको 12:30 बजे मिलती है। ये गाइस आपका रहा यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का पूरा क्लास का टाइम टेबल। तो निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन से युद्ध किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर दे रहे हैं पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। जो भी दे रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किस मुगल बादशाह के समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। किस मुगल बादशाह के समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर देंगे, क्या हो जाएगा। और सबसे पहले तो आपको ये जानना आवश्यक है कि बक्सर का युद्ध आखिर कब लड़ा गया था। तो देख लो यहाँ पर बक्सर का युद्ध जो है ये 22 और 23 अक्टूबर 22-23 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और गाइस ये किस मुगल बादशाह के मध्य लड़ा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। अगला है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। भारत का वयोद्ध पुरुष कहलाते हैं वही इनके लेखक हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं हुआ है। आप इसके लिए 5-7 सेकंड का समय लीजिए और अच्छे से आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मैं ऑप्शन भी आपको पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये भारतीय लिखा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 इधर संस्था का नाम लिखा गया है और इधर उसकी स्थापना का वर्ष लिखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, आपको भी पता है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में हुई थी, ये भी हमारा करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी लिखा गया है मेरे प्यारे भाई, ये जो लिखा गया है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1908 में नहीं बल्कि इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 12 जून, आप पूरा मैं कट कर देता हूँ फिर लिखता हूँ, देखिए 12 जून 1905 को सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और किनके द्वारा की गई थी आप ये भी याद रखिएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपका जो गलत आंसर है वो यही हो जाएगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1908 में नहीं बल्कि 1905 में, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन है। अगला आपके सामने कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था।
क्वेश्चन नंबर 61 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन आंसर आना चाहिए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर दे रहे हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन या फिर कथनों का चयन कीजिए। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सही कथन इसमें कौन सा होगा। ये लीजिए, आपके सामने पूरा ऑप्शन शो हो रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए, इसके लिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल बात सही लिखी गई है, राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, बात सही है। इन्होंने संवाद कौमुदी तथा मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। हाँ, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में की थी, ये भी बात सही लिखी गई है। तो हमारा यहाँ पर 1, 2, 3 ये तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3 ये तीनों जो है गाइस ये आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल बादशाह द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। दीन-ए-इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह द्वारा की गई थी? क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन है, जितना कहा जाए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। तो देखो यहाँ पर दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना मुगल बादशाह अकबर के द्वारा की गई थी। वी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहित, मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि लिया गया है। अब आप ये बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 64। तो देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकती है। यानी आपको बताना है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 65। तो देख लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर जो हो जाएगा, अधिकतम जो है गाइस वो 500 हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या। यह है गाइस अनुच्छेद 170 के अनुसार। आपका सी आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फटाफट आंसर देंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। तो देख लो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, 62 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है आपका। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन है, फटाफट आंसर देंगे। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिला करे। फटाफट आंसर देंगे, इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67। तो देख लीजिए सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत गैस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर है। अगला है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में आने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए। 2022 में आपको वर्दी मिलेगी। एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर आपके साथ है, तो वर्दी आपको दिलाकर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर दे रहे हैं कि 1993 में बिल्कुल सही आंसर होगा। वे भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की जो शुरुआत हुई थी ये 1993 में हुई थी। आपका राइट आंसर सी आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आंसर जो भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर है। दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया था? दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नवंबर 2017 को दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ किया गया था। आपका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 12 दिसंबर 2018 को किसने भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर का पदभार ग्रहण किया। इसके अलावा आप ये भी बताइए कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 दिसंबर 2018 को 25वें गवर्नर जनरल के पद पर गाइस शक्तिकांत को बिल्कुल यहाँ पर नियुक्त किया गया भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर के पद पर। और आप ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि शक्तिकांत दास जो है ये वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के किस स्थान पर बनने वाले गवर्नर हैं। तो 25वें हैं, आप ये भी याद रखिएगा। इसी प्रकार आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप निश्चिंत रहिए, आपको वर्दी हम दिलाएंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई। उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर 1976 में, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसी के साथ साथ आप बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। कम के अलावा आप बताइएगा ज्यादा भी। तो देखो गाइस, सबसे कम अगर बात की जाए तो सिक्किम की जो जनसंख्या है ये सबसे कम है, और सबसे ज्यादा की बात की जाए तो वो अपना यूपी है। यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और सिक्किम की राजधानी भी आपसे पूछी जा सकती है, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। आप ये भी याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक बेशरम की लेखिका कौन है। पुस्तक बेशरम की लेखिका कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि बेशरम पुस्तक जो है ये किस विधा पर लिखी गई है, ये भी बताइए। क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 73। तो देख लो गाइस, यहाँ पर तस्लीम नसरीना के द्वारा बेशरम नामक पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तस्लीम नसरीना के द्वारा बेशरम नामक पुस्तक लिखी गई है, और ये जो गाइस है ये उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। उपन्यास विधा बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रवि की फसल नहीं है। आपसे पूछा गया है कौन सी फसल यहाँ पर रवि की फसल नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 74। और इस समय वही मौसम भी चल रहा है रबी फसल का, आप ये भी जानते होंगे। तो देखो गाइज, यहाँ पर गेहूं भी रबी फसल है, चना भी है, सरसों भी है, लेकिन कपास जो है ये रबी फसल नहीं बल्कि ये नगदी फसल है। नगदी फसल है कपास, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला है कि ज्वार का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। ज्वार का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 75। फटाफट आंसर देंगे, क्या हो जाएगा। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को दिल से सभी प्यारे मित्र लाइक जरूर कर देंगे। क्लास में लाइक की संख्या कम रहती है तो मन नहीं लगता है, इसीलिए क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर महाराष्ट्र में ज्वार सबसे अधिक उत्पन्न होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज्वार की सबसे अधिक पैदावार जो होती है महाराष्ट्र में होती है। ये आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बीज की अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। बीज की अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76। देखो, आर्द्रता भी जरूरी है, तापमान भी जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है, यानी कि वायु भी जरूरी है, लेकिन प्रकाश का इसमें कोई भी मतलब नहीं है, लाइट का इसमें कोई भी मतलब नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पर हमारा जीके का पोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि परमाणु बल यानी कि एटॉमिक फोर्स जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन है, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमाणु बल यानी एटॉमिक फोर्स जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, वो भी मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि 2022 में आपको सिलेक्शन दिलवाना है। परमाणु बल यानी एटॉमिक फोर्स किस सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो भी हमारे प्यारे भाई बहन दे रहे हैं नाभिकीय विखंडन पर। बिल्कुल सही आंसर है आपका डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दे रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं ये किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो देखो यहाँ पर केवल और केवल ये ठोस में ही उत्पन्न की जा सकती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ ठोस में। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बी आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। इसका आंसर देंगे अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा
ठोस में भी उत्पन्न की जा सकती है, द्रव में भी और गैस में भी, तो तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। इसके लिए कोई अनिवार्य माध्यम नहीं है। आपका डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीनों माध्यम में। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो देखिए, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है नाभिकीय संलयन। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर है। सूर्य जो है ये बना है मुख्यतः किसका? हाइड्रोजन से, हीलियम से, कार्बन से, या फिर यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही अच्छा आंसर आप सभी का आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। करंट अफेयर को लेकर के चिंता बिल्कुल भी ना करें, करंट अफेयर आपको मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हीलियम, हाइड्रोजन से भी और हीलियम से भी सूर्य बना है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अ व ब दोनों, यानी कि ए एंड वी दोनों। अगला आपके सामने है कि ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? देखो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन दे रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जूल। जूल जो है गाइस ये ऊष्मा का SI मात्रक होता है, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला है कि ताप का SI मात्रक क्या होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ताप का SI मात्रक क्या होता है? तो देखो यहाँ पर जो गाइस जो केल्विन है, यही ताप का SI मात्रक होता है। ताप का SI मात्रक जो है केल्विन होता है। एम्पियर जो है गाइस ये विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, ठीक है। ये जो है ये विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। कैंडिला जो है ये ज्योति तीव्रता का SI मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक होता है। कैलोरी जो है गाइस ये ऊर्जा का SI मात्रक है, लेकिन इसे केवल खाद्यान्न में ही उपयोग किया जाता है। अगर SI मात्रक की मुख्य रूप से बात की जाएगी तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल भी होता है, लेकिन आमतौर पर इसे खाने की वस्तुओं में तथा अन्य उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है, कैलोरी का भी। तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नाभिकीय रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? रदरफोर्ड के द्वारा, हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा, फर्मी के द्वारा, या फिर ऑटो हॉर्न के द्वारा? नाभिकीय रिएक्टर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले फर्मी के द्वारा बनाया गया था। आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। वायुमंडल की आर्द्रता यानी कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुमंडल की आर्द्रता जो है ये मापने वाले यंत्र कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं? देखो मैंने आपको गाइस ट्रिक बताया था, विषुवत बल, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था विषुवत बल। तो देखो यहाँ पर संवेग भी है, त्वरण भी है, बल भी है, ये तो है ही। विस्थापन, भार और विद्युत धारा ये भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया विषुवत यानी विश्व मतलब विस्थापन, और विद्युत धारा भी आ जाएगा, भार भी आपका इसी में है, और विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र ये भी आपकी सदिश राशियां हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी, यानी कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन ए बी सी इसमें दी गई राशियां हैं, ये सारी राशियां सदिश राशियां हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं? अब इसमें आपको बताना है कि किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। ये क्वेश्चन आपसे मैंने लगभग पिछले 2 या तीसरे वीडियो में मैंने आपसे पूछा था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं? समय भी इसमें अदिश है, क्योंकि उस आर्द्रता, मैंने उ मतलब ऊर्जा, स मतलब समय आपको बताया था ना। उस आर्द्रता, च मतलब मैंने आपको बताया था चाल, फिर उस आर्द्र मतलब मैंने आपको बताया था द्रव्यमान। ताप भी है इसमें, दाब भी है, ऊर्जा भी है, आयतन भी है, घनत्व भी है, कार्य भी है। यानी कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन ए बी सी में दी गई राशियां हैं, ये सारी राशियां अदिश राशियां हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। डी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? फटाफट आंसर देंगे, इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12।
अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को दिल से जरूर लाइक कर दीजिएगा, दिल की गहराइयों से एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिए इस क्लास को। अगर आप क्लास को शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है क्लास को लाने में। और अगर हम आपके लिए इतनी टाइम निकालते हैं, आपको बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। जो गाइस कोचिंग संस्था आपसे पेड लेती है, पेड कोर्स आपके लिए लॉन्च करती है, जो भी आपसे फीस लेती है, वो आपको इतनी बेहतरीन क्लास नहीं देगी जितनी मैं आपको दे रहा हूँ। और बिल्कुल फ्री में अगर मैं आपके लिए टाइम निकाल कर क्लास लाता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि क्लास को लाइक जरूर करें और क्लास को शेयर करें। तो आवृत्ति का मात्रक, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हर्ट्ज जो है यह आवृत्ति का मात्रक होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है। अब मतलब ये हुआ आपका कि ध्वनि का वेग जो है ये सबसे अधिक किसमें होगा, ये आपसे पूछा गया है, बताइए आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जो ध्वनि होती है ना, ये सबसे ज्यादा सॉलिड यानी कि ठोस में सबसे ज्यादा इसका वेग होता है, यानी कि सबसे तेज गति जो करेगी वह ठोस में ही करेगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ठोस, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने ये रहा कि पराश्रव्य तरंगे वह तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर, अब बताइए कितना होगा, 20,000 हर्ट्ज से कम है उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। पराश्रव्य तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखो पराश्रव्य तरंगे वह तरंगे होती हैं जिनके आवृत्ति परिसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, सी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान जो है ये किस पर समान होगा, 39 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर -40 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर -49 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापियों का मान जो है ये -40 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आपका बी आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है, बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर का ताप होता है, अब बताइए मानव शरीर का ताप कितना होता है। पूरा ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करना है, पूरा ऑप्शन पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। तो देख लीजिए मानव शरीर का ताप जो होता है अगर सेल्सियस में बात की जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आपका ए आंसर और बी आंसर ऑप्शन दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अ व ब दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड वी ये दोनों आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है और जो आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आपके सामने कि किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। आयतन जो है ये न्यूनतम होगा और घनत्व जो है ये अधिकतम होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17। मैं आपके लिए इतनी बेहतरीन क्लास लेकर आता हूँ गाइस, और मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दे रहे हैं। पानी का न्यूनतम आयतन जो होता है गाइस ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम घनत्व जो होता है ये भी होता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए दे रहे हैं बहुत ही अच्छा आंसर, बहुत बढ़िया प्रयास आप सभी का चल रहा है। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर फटाफट सभी प्यारे भाई बहन देंगे। जी हाँ, अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर एग्जाम गुरुजी बाय सर्च कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ और अच्छे अच्छे नोट्स भी दिए जाते हैं। जैसे मैंने सारी बुक भेज दी है, आर.एस. अग्रवाल की मैथ भेज दी है, रीजनिंग भेज दी है, और घटना चक्र की मैंने जीके भी भेज दी है, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी भेज दी है, और भी मैंने फिजिक्स की बुक भेजी है। कुछ बच्चों ने तो उसे प्रिंट भी करवा लिए हैं, और मैंने 5,000 से अधिक ऑनलाइन क्वेश्चन भी भेजे हैं, और बहुत जल्द मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि यूपी जीके भी भेज दूंगा। तो सारी बुक आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेगी, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल जो होती है ये 332 मीटर पर सेकंड होती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई ऑप्शन सी दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। अगला है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। प्रकाश वर्ष जो है गाइस ये दूरी
दूरी की इकाई है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किलोमीटर में बात की जाएगी तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर आपका होगा, लेकिन मीटर में कहा जाएगा तो 10⁻15 मीटर होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। घुमा फिराकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जड़त्व का गुण है, जड़त्व का गुण जो है ये प्रत्येक वस्तु में होता है या फिर किसी किसी वस्तु में होता है या फिर किसी वस्तु में नहीं होता या फिर केवल और केवल गतिशील वस्तु में होता है जड़त्व, बताइए। जड़त्व का मतलब क्या हुआ गाइस? जड़त्व का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और जड़त्व का मतलब ये है कि वह जड़हीन रहेगी। और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी। ये है गाइस न्यूटन का प्रथम नियम, और जिसे क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, आपको पता होगा। तो जड़त्व जो है ये प्रत्येक वस्तु में होता है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 20 का ए आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? कार्य का यसाई मात्रक क्या होता है? कार्य का यसाई मात्रक क्या होता है, बताइए क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर? केल्विन, आपको पता है कि ताप जो है ये केल्विन होता है। कैलोरी मैंने आपको बताया था कि ये गाइस ऊर्जा का होता है। इसके अलावा हॉर्स पावर यानी कि जो अश्व शक्ति होता है गाइस, ये किसका है? ये शक्ति का है। लेकिन जो जूल है ये कार्य का यसाई मात्रक होता है। कहने का मतलब है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर है, जूल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा, ये तीनों का मात्रक जूल ही होता है, याद रखिएगा, कभी भ्रमित नहीं होंगे, ठीक है। अगला आपके सामने कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब ये हुआ कि इसमें कौन सा युग्म गलत दिया गया है। इधर उपकरण के नाम दिए गए हैं और इधर ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया है, बताइए। तो देखो, माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, हाँ सही है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ये भी सही है। डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो लेकिन सितार जो है गाइस ये ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ना 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 ना, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, इधर से इधर होना चाहिए, ना कि इधर से इधर, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सितार जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर बराबर होता है, ये आप बताइए क्या हो जाएगा? 23, देखो, एक अश्व शक्ति बराबर कहा गया है, ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। जो ए दे रहे हैं बहुत गलत है, जो बी दे रहे हैं बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 746 वॉट के बराबर होता है, जो एक अश्व शक्ति है 746 वॉट के बराबर होता है। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन का द्वितीय नियम जो है वो आपको पता है, एफ बराबर एम होता है, यानी कि जो बल बराबर होता है वह होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। और बल का मतलब यही हुआ कि बल किससे प्राप्त किया जाएगा, बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है? तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एफ बराबर एम होता है, आपको भी पता है। और यह मतलब हो जाएगा मॉस, मॉस का मतलब हो जाता है द्रव्यमान, और ए मतलब हो जाता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब हो जाता है त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर होता है बल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, गति के द्वितीय नियम, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आज आपकी यहाँ पर क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी है, ये गाइस आपके सामने इसका आंसर रहा। और अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब आप सभी प्यारे मित्र अपना अपना स्कोर एक बार सभी लोग जरूर बता देंगे कि किसके कितने स्कोर हैं। आपके बेहतरीन स्कोर होने चाहिए, गलती नहीं करना है, क्योंकि हम बहुत ही बेहतरीन आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आपको भी फर्ज बनता है कि आप हमारी मेहनत को साकार करें। इस क्लास को अपने मित्रों तक जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को सभी प्यारे भाई बहन दिल से लाइक जरूर कर देंगे। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो जरूर बताइएगा, और नीचे ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके स्कोर कितने। नमस्कार, अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए।
इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।